नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है आर्यन सिंह और आपका स्वागत है द कॉन्सेप्ट ऑफ यूपीएससी पर। साथ ही आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑडियो लेक्चर सीरीज़ की पहली वीडियो में। बाकी सारी वीडियोस ऑडियो वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में होती हैं, लेकिन हमारी ये सीरीज़ एक यूनिक ट्रिक है जो आपके लिए कई तरह से हेल्पफुल हो सकती है। आप सिविल सर्विसेज के वेरियस एग्ज़ाम्स के एस्पिरेंट हैं, फिर चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हों या स्टेट पीसीएस की, इन सारे एग्ज़ाम्स में किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस सीरीज़ की हेल्प आप पढ़े टॉपिक्स के रिवीजन में कर सकते हैं या आप टॉपिक्स को फ्रेश भी पढ़ सकते हैं। आपको करना क्या है, बस अपने हेडफोन या ईयरबड्स लगा लीजिए या जस्ट फ़ोन को अपने पास रख लीजिए और ऑडियो फॉर्म में अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दीजिए। आप इस सीरीज़ का यूज़ बस या ट्रेन में ट्रैवलिंग के दौरान भी कर सकते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो और चैनल के लेक्चर्स को अपनी प्रिपरेशन में हेल्पफुल समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की बात हम कर रहे हैं नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे इस ऑडियो लेक्चर फॉर्म में। तो सिटीजनशिप या नागरिकता क्या होती है? ये एक स्टेटस होता है, मतलब किसी भी देश में रहने वाले लोगों को एक स्टेटस मिलता है कि वो उस देश के सिटीजन है। तो अच्छा, ये क्या होता है कि स्टेटस होता है जिसको होने से किसी व्यक्ति को किसी देश में सबसे ज़्यादा राइट्स मिलते हैं। मतलब किसी भी देश में किसी बाहरी व्यक्ति से, विदेशी व्यक्ति से उसके सिटीज़न को सबसे ज़्यादा राइट मिलते हैं। तो ये एक स्टेटस दिया गया किसी भी आदमी को कि वो वहाँ का सिटीज़न है और सबसे ज़्यादा राइट उस देश में उसको मिलेंगे। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का। इसमें कुछ राइट्स हैं जो सभी को प्राप्त है, मतलब उसके लिए भारत का नागरिक होने की आवश्यकता नहीं है, वो विदेशियों को भी प्राप्त है, यहाँ वालों को भी प्राप्त है। वो कौन से हैं? फंडामेंटल राइट्स। ठीक, फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन, जैसे आप ले सकते हैं कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी होता है, इसी तरह आर्टिकल 25 राइट टू वर्शिप होता है, इसी तरह आर्टिकल 32 ना, इसी तरह मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का होता है, ये होता है आर्टिकल 32। तो ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो सबको प्राप्त होते हैं। लेकिन जो सिटीजन्स होते हैं उनको कुछ ऐसे होते हैं जो अलग से प्राप्त होते हैं, जो विदेशियों को प्राप्त नहीं होते, वो सिटीजन्स को मिलते हैं ऐसे अधिकार। जैसे क्या होता है, जैसे आर्टिकल 15 की बात ले लें, ये जैसे रिजर्वेशन है, ये सिर्फ यहाँ के लोगों को मिलेगा, विदेशियों को नहीं मिलेगा। इसी तरह आर्टिकल 19 है राइट टू फ्रीडम, अभी यहीं के लोगों के लिए है। इसी तरह क्या है आर्टिकल 29 और 30 क्या है, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के लिए है। तो इस तरह की चीज़ें मतलब क्या होती हैं। अब आप ओवरऑल ये समझे अभी तक कि सिटीजनशिप या नागरिकता ये शब्द है, ये जो है ये एक राइट है, मतलब एक अधिकार है। ये क्या देता है आपको, अगर ये आपके पास है तो आपको कुछ मतलब एक्स्ट्रा फीचर्स, एक्स्ट्रा अधिकार आपको अपने देश में मिलते हैं जो विदेशियों को नहीं मिलते। ठीक, भारत की बात करें तो भारत की में एक मतलब फंडामेंटल राइट्स करके भी होता है, मतलब मौलिक अधिकार भी होता है जो सबको मिला होता है, मतलब विदेशियों को मिलता है, यहाँ हम लोगों को ही मिलता है, क्योंकि वो बहुत बेसिक चीज़ें जो सब एक मूलभूत आदमी के लिए आवश्यक होती हैं वो फंडामेंटल राइट्स में लिखी गई हैं कि भाई आप राइट टू वर्शिप है, राइट टू इक्वालिटी है, सब बेसिक चीज़ें आपको लिखी गई हैं। लेकिन और भी बहुत सारे अधिकार होते हैं जो सिर्फ यहीं के आदमियों को मिलते हैं, जो सिटीजनशिप का फ़ायदा है। लोग कहेंगे नागरिकता हम क्यों ले, कहीं देश की फ़ायदा है, आप उस देश के कहे जाते हैं और आपको बहुत तरह के अधिकार उसके थ्रू मिलते हैं। ठीक, तो क्या हुआ, अब इस टॉपिक पे डिबेट्स अच्छा क्यों होते हैं, सिटीजनशिप पे डिबेट्स अच्छा क्यों होती हैं? क्योंकि लोग क्या होते हैं, लोग चाहते हैं कि वो एक देश से दूसरे देश में जाके बसें। जैसे यहाँ वाले ही चाहते हैं कि जाके हम अमेरिका में बसें या ब्रिटेन में बसें, इस तरह की चीज़ें होती चाहते हैं बसना। अच्छा, रीज़न क्या होता है? हो सकता है कई सारे रीज़न होते हैं कि आपके देश में गरीबी ज़्यादा हो, वहाँ अमीरी ज़्यादा हो, या जो भी रीज़न हो वो भी हो सकता है। या हो सकता है कि वहाँ पे कैरियर की आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मतलब मिल रही हो, या तो मतलब क्या हो, आपका उत्पीड़न हो रहा हो, यहाँ पे आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं और आपका इस देश में मतलब आपका उत्पीड़न हो रहा हो तो आप ये देश छोड़ के जाना चाहते हैं। ठीक, ये बातें हो गई कि लोग अब डिबेट्स, अभी आप समझ गए क्यों इस पे डिबेट होती है, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाना चाहते हैं, तो इसके लिए राइट बनाना पड़ा। ठीक, राइट्स बनाने पड़े, चीज़ें बनानी पड़ी, आर्टिकल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको जगह दी गई और इस पर बातें लिखी गई। ठीक, अब हम बेसिक बात करते हैं, जैसे क्या कि भारत का नागरिक होने की क्या शर्तें हैं। जैसे आप भारत के नागरिक हैं या मैं भारत का नागरिक हूं, तो किन शर्तों के आधार पर हम भारत के नागरिक हैं? तो इसमें 3 बातें कही गई, मतलब 3 में से कोई एक शर्त फुलफिल होनी चाहिए। पहली क्या, संविधान लागू होने के समय से भारत में रह रहा हो, मतलब वो जो आदमी है वो संविधान लागू होने के समय से भारत में रह रहा हो, और या तो भारत में जन्म लिया हो, पहली शर्त।
ठीक, भारत में जन्म लिया हो या संविधान लागू होने के दिन से भारत में रह रहा हो। ठीक, दूसरा क्या है, या उसके माता पिता में कोई भारत में जन्मा हो, मतलब या तो उसके माता या तो पिता, मतलब कोई एक वो भारत में जन्म लिए हो। ठीक, या संविधान लागू होने के 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो। जब संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो उसके 5 साल पहले से वो भारत में रह रहा हो। ये 3 में से कोई भी शर्त अगर फुलफिल होती है तो भारत का नागरिक कहा जाएगा। ठीक, अब पार्टीशन की वजह से पाकिस्तान से जो लोग भारत आ गए थे उनके लिए प्रोविजंस, मतलब प्रावधान थे। मतलब ऐसा पार्टीशन हुआ था भारत का, कब हुआ था, 15 अगस्त, मतलब आज़ादी के टाइम हमारा 1947 में पार्टीशन हुआ हमारे देश का। तो जब पार्टीशन हुआ तो उस टाइम मतलब पाकिस्तान से भी कुछ लोग आ गए मतलब भारत, तो उनके लिए अलग प्रोविजन थे। क्या प्रोविजन थे, वो प्रोविजन थे, डेट नोट करिए, जुलाई 19 और 1947, मतलब 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आ गए, और उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी 1935 के समय भारत का नागरिक रहा हो तो उसे भी भारत का नागरिक माना गया। मतलब क्या, जब पार्टीशन नहीं हुआ था तो पूरा भारत था, मतलब पाकिस्तान भी भारत में आता था, पूरा एक भारत था। ठीक, तो 1935 के टाइम में जो भारत था, उस टाइम जो व्यक्ति आया है पाकिस्तान से, वो क्या हो, उसके मतलब माता पिता या दादा दादी या नाना नानी में से कोई उस भारत में रहता हो जो 1935 वाला था, या क्या हो 19/7/1948 के पहले वो पाकिस्तान से भारत आ गया हो, मतलब 19/7/1948 से पहले वो पाकिस्तान से भारत आ जाना चाहिए, उसके लेट मतलब वो डेड लाइन दी गई थी। ठीक, और दूसरा क्या था, ये सब चीज़ें। और एक चीज़ ये है कि आर्टिकल जो 11 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी आर्टिकल 11 के बारे में, तो वो कहता है कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को प्राप्त है। भारत की संसद को अधिकार प्राप्त है कि वो नागरिकता यानी सिटीजनशिप पर कानून बना सकती है। ठीक, अब हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या टॉपिक है हमारा, कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे भारत का, उसमें नागरिकता से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं या क्या क्या है। ठीक, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 2 जो है उसमें आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक, 5 से 11 तक पूरा आपके उसके बारे में है, जिसमें 5 से 8 हम अलग पढ़ते हैं, 9 एक अलग है, और 10 और 11 को हम अलग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 5 से 8 तक का क्या है आर्टिकल। तो 5 से 8 तक 4 कैटेगरी में डिवाइड करता है सिटीजनशिप के लिए। तो 5वां आर्टिकल जो है वो कैटेगरी 1 में आता है, उसको कहते हैं बेसिक और डोमिसाइल। तो डोमिसाइल के बेसिस पे कैसे होता है, जो व्यक्ति 5 वर्ष से अधिक तक आज़ादी के समय भारत में रहा हो और उसकी इच्छा हो और भारत में रहने की, तो वो क्या होता है, भारत का नागरिक माना जाता है। मतलब क्या है, जो व्यक्ति 5 वर्ष से अधिक तक आज़ादी के समय भारत में रहा हो, मतलब जब आज़ादी का टाइम आया, आज़ादी मिली, उसके बाद 5 वर्ष तक भारत में रहा कोई भी व्यक्ति, और उसके मतलब कोई भी व्यक्ति, जनरली नहीं कि वो पाकिस्तान से आए कि कहाँ से आए, उससे मतलब नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर वो भारत में रहा 5 वर्ष आज़ादी के बाद 5 वर्ष तक, और उसके बाद उसकी इच्छा है कि वो और भारत में रहे, तो वो उस बेसिस पे फिर भारत का नागरिक मान लिया जाएगा आर्टिकल 5 के अनुसार। फिर आर्टिकल 6 क्या कहता है, जो व्यक्ति 19/7/1948, देखो वही डेट है, कौन सी, 19 जुलाई 1948 तक भारत में रहने की इच्छा से भारत में कहाँ से आया हो, ईस्ट पाकिस्तान से या वेस्ट पाकिस्तान से, है ना। ईस्ट वेस्ट आप समझ रहे हैं पाकिस्तान की मैं क्या कौन सी बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश जो था वो ईस्ट पाकिस्तान था पहले, और वेस्ट पाकिस्तान आज का पाकिस्तान नहीं है, लेकिन दोनों पाकिस्तान थे ना। 1971 में जो वॉर हुआ उसके बाद बांग्लादेश बना, तो लेकिन तो वही कह रहे हैं, ईस्ट पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान से भारत में आ गए हो तो भारत के नागरिक होंगे। कौन सी डेट, 19/7/1948 सीधी। कि मतलब क्या कह रहा है, देखिए एकदम बेसिक समझिए, क्या आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 6 है, दो की बात अभी करते हैं। तो जो आर्टिकल 5 है वो कैटेगरी 1 की बात करता है कि किस हिसाब से कोई भी नागरिक, जरूरी नहीं कि वो भारत से आया हो, पाकिस्तान से, कहीं के, अगर वो आज़ादी के बाद 5 वर्ष तक इंडिया में रहा है और उसकी और इच्छा इंडिया में रहने की है, तो वो तुरंत भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। किस बेसिस पे, आर्टिकल 5 के बेसिस पे। ठीक, फिर आर्टिकल 6 आता है। आर्टिकल 6 क्या कहता है, आर्टिकल 6 कहता है कि अगर भारत में कोई भी व्यक्ति ईस्ट पाकिस्तान से या वेस्ट पाकिस्तान से 19/7/1948 तक भारत में आ गया है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 की। आर्टिकल 7 कैटेगरी 3 की बात करता है। क्या कहता है, कुछ व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए वहां बसने के उद्देश्य से, परंतु कुछ समय रुकने के बाद उन्हें वहां की परिस्थितियां ठीक नहीं लगी और वो पुनः भारत में आ गए। उन्हें भी 19/7/1948 की डेडलाइन दी गई थी, तो जो तब तक आ गए उन्हें नागरिक मान लिया गया। मतलब क्या कहा गया कि जैसे कुछ लोग ऐसे थे जिनको लगा नहीं नहीं हम पाकिस्तान में ज़्यादा सही से रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान में गए, उनको वहाँ की परिस्थिति, आज जब मतलब पार्टीशन हुआ उसके बाद
लेकिन उनको वहाँ की परिस्थितियाँ नहीं ठीक लगी, अपने अनुकूल नहीं लगी, तो वो क्या हुए, फिर वापस रिटर्न भारत किए। लेकिन उनके लिए भी डेडलाइन नहीं थी, 19/7/1948 काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, 19/7/1948 तक अगर वो आ गए थे तो उनको नागरिक मान लिया गया था। ठीक, मतलब ऐसा नहीं था, मतलब पहले उनका उद्देश्य दूसरा था, पहले उनका उद्देश्य था पाकिस्तान में रहना, बाद में उनका उद्देश्य क्या हो गया कि नहीं भारत में रहेंगे, लेकिन उनके लिए भी डेडलाइन 19/7/1948 ही थी। अब आर्टिकल 8 की बात करते हैं, जो कैटेगरी 4 के हिसाब से सिटीजनशिप देता है। वो क्या कहता है, भारत में जन्मे और बाद में विदेश चले गए भारतीय मूल के विदेशियों को एक नियत तिथि के भीतर नागरिकता लेने का प्रावधान था। मतलब क्या था कि भारत के लोग जो भारत में जन्मा था और बाद में विदेश चला गया था और फिर वो भारत की नागरिकता लेना चाहता था, तो उनके लिए भी कुछ प्रोविजंस के अंडर उनको नागरिकता दी जाती थी। ठीक, तो ये हो गया आर्टिकल 5 से 8 तक, कैटेगरी 4 कैटेगरी के अनुसार दी जाती थी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 9 की, जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या कहता है आर्टिकल 9? आर्टिकल 9 कहता है आपका कि डुअल सिटीजनशिप भारत में मान्य नहीं होगी। डुअल सिटीजनशिप का क्या मतलब है? डुअल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि आप इस देश में रह रहे हैं और साथ में आप दूसरे देश की अगर नागरिकता ले लेते हैं तो यहाँ की नागरिकता आपकी खत्म। क्यों? क्योंकि भारत डुअल सिटीजनशिप को नहीं कहता है, वो आर्टिकल 9 के तहत भारत में निषेध है। भारत मतलब फिर अगर आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो स्वतः ही आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक, यही कहता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 कहता है कि भारत डुअल सिटीजनशिप को नहीं मतलब प्रमोट करता, मतलब भारत डुअल सिटीजनशिप को नहीं मानता। अगर भारत के नागरिक हैं तो सिर्फ भारत के ही नागरिक रहेंगे, अगर दूसरे देश की नागरिकता आप लेते हैं तो तुरंत आपकी भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग। ठीक, अब आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11। आर्टिकल 10 क्या कहता है, जिसको नागरिकता मिल गई है उसको गारंटी मिल जाती है कि उसकी नागरिकता कभी नहीं छीनी जाएगी, ये आर्टिकल 10 कहता है। मतलब इन सब प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जिसको मिल गई नागरिकता, उसको नागरिकता फिर उसको डरने की जरूरत नहीं कि उसकी नागरिकता किसी भी तरह छीनी जाएगी, नहीं छीनी जाएगी, उसकी रक्षा आपका आर्टिकल 10 करता है। आर्टिकल 10 कहता है कि अगर आपकी नागरिकता एक बार आपको दे दी गई तो फिर आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, आर्टिकल 10 कहता है। फिर आर्टिकल 11 सबसे इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 11 क्या कहता है कि नागरिकता यूनियन लिस्ट यानी संघीय सूची का विषय होगा, अर्थात इसका कानून केवल संसद बना सकती है। संसद का पूरा अधिकार है कि वह नागरिकता से संबंधित जो कानून बनाना चाहे वो बना सकती है। नागरिकता किसको देना है किसको नहीं देना है सब संसद के पास शक्ति है। मतलब क्या है कि कह रहे हैं कि नागरिकता जो है सिर्फ संसद बना सकती है और ये यूनियन लिस्ट का टॉपिक होगा, संघीय सूची का विषय होगा। ये आर्टिकल 11 कहता है कि ये यूनियन लिस्ट का मतलब सब्जेक्ट होगा और इस पे जो भी कानून बनाएगा वो सिर्फ और सिर्फ संसद बनाएगी और कोई इस पर कानून नहीं बना सकता, और उसकी जो इच्छा होगी वो नागरिकता पर कानून बनाएगा। ठीक, तो ये आप था प्रोविजंस जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है। आपके भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक आपने पूरी तरह समझा। अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सिटीजनशिप एक्ट जो CAA होता है, CA होता है। सबसे पहले तो सिटीजनशिप एक्ट आया 1955 का, तो अगले लेक्चर में सिटीजनशिप एक्ट 1955 यानी CA 1955 की बात करेंगे। फिर उस एक्ट में जो मतलब आगे अमेंडमेंट हुए उस हिसाब से हम CAS को आगे हम कंटिन्यू समझेंगे। और आप अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, जिससे जो नई वीडियोस आए वो आप तक सबसे पहले पहुँचें। ओके, वंदे मातरम।